Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो इसके पहले क्वांटम मैकेनिक्स के 2 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं और इन दोनों लेक्चर के अंदर हमने बहुत बेसिक चीजें की बात की। अभी ये बेसिक्स ही चलेगा क्वांटम मैकेनिक्स का अगले 4 से 5 लेक्चर और। इसके पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या होता है, उसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर फॉर्मलाइजेशन की बात की थी, क्या होते हैं ऑपरेटर्स, कौन कौन से ऑपरेटर स्पेसिफिक ऑपरेटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने हर्मिटियन ऑपरेटर के ऊपर, ज्यादा हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्योंकि ज्यादा पूछे जाते हैं। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन ऑर्थोगोनलिटी तीनों चीजें पढ़ेंगे, पर जो हमारे क्वेश्चंस फोकस्ड होंगे आज के लेक्चर में वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होंगे कि प्रोबेबिलिटी किसी वेव फंक्शन की क्या होती है। तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले हम ये जानेंगे कि कोई वेव फंक्शन जो है का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ना। तो रियल में अगर बात करें इसमें कि अगर मैं बात करूं कि कोई मेरे पास वेव फंक्शन है साई एक्स टी, साई एक्स टी का मतलब है उसमें जो डायमेंशनल है या स्पेस आप बोल लें, और टी का मतलब है टेम्परल यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास कोई वेव फंक्शन है जो टाइम और स्पेस दोनों के रेस्पेक्ट में है, साई एक्स टी जिसको हम लिख रहे हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है ना। वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। तो इट कैन बी मल्टीप्लाई बाय एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को बिना इफेक्ट किए हुए हम इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जनरली इसका कोई डायरेक्ट फिजिकली सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। अब जब मैं किसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को, मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी एक्स प्लस आयोटा वाई को मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक्स माइनस आयोटा वाई से, एक्स माइनस आयोटा वाई से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या मिलेगा? माइनस आयोटा वाई स्क्वायर। माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो वैल्यू है -1 देगा, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा वेव फंक्शन है उसको हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मान के चलते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो रियल वैल्यू मिलेगी। तो जो भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, जो वेव फंक्शन को हम उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, हम ये करते हैं, मैंने आपको बताया भी है या आगे हम देखेंगे कि हमारे पास कोई वेव फंक्शन है साई, उसको हम उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे या ट्रांसपोज कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को दूसरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो हमें रियल क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। तो जनरली डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका कुछ होता नहीं है, हम इसको क्या मान के चलते हैं? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मानकर चलते हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले, यदि मैं कोई वेव फंक्शन है साई एक्स टी, उसके एम्पलीट्यूड का मैं स्क्वायर कर दूं, इसका एम्पलीट्यूड का मैं स्क्वायर कर दूं, तो उसको हम नाम देते हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हम उसको क्या नाम देते हैं? पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब यहां पर हम किसी वेव फंक्शन, क्योंकि वेव जो है वो पार्टिकल के साथ एसोसिएट है, वो मूव कर रही है, तो उसके जो प्रोबेबिलिटी है उस पूरे स्पेस में होने की वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो जब मैं ऐसे लिख रहा हूं साई एक्स टी, यानी कि वेव फंक्शन के मॉड्यूलस का स्क्वायर कर रहा हूं, तो उसको हम नाम देते हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर पोजीशन एक्स, एट अ पार्टिकुलर पोजीशन एक्स इन टाइम टी। इसी टाइम टी के ऊपर किसी पर्टिकुलर पोजीशन एक्स पर पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी, उसको हम नाम देते हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। सेकंड टर्म जो हमारे पास आएगा वो आएगा साई एक्स टी स्क्वायर डी एक्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो ये जो है ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी, और वो जो है वो क्या कहला रहा था? वो कहला रहा था पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब ये क्या चक्कर है? आप लोगों ने ईएमटी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने सबने ये टर्म सुने होंगे, कुछ लैम्बडा है ना, एक सुना होगा आपने सिग्मा, और एक सुना होगा आपने रो। तो लैम्बडा जो है उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर डेंसिटी। सिग्मा जो है उसको हम सरफेस डेंसिटी कहते हैं, और इसी तरह से रो जो है उसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर मेरे को डी क्यू निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं? लैम्बडा इंटू डी क्यू कर देता हूं या लैम्बडा इंटू डी एक्स कर देता हूं, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मेरे को जिस भी लेंथ के अंदर, जिस गिवन लेंथ के अंदर चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मैं लैम्बडा इंटू डी एक्स कर देता हूं। इसी तरह से मेरे को सिग्मा के लिए करना है तो उसके लिए सिग्मा इंटू डी ए करता हूं। इसी तरह से वॉल्यूम के लिए करना है तो उसके लिए वॉल्यूम इंटू डी वी करता हूं। तो इसी तरह से यहाँ पर पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यानी कि ये लैम्बडा सिग्मा या रो की तरह काम कर रही है। अब मेरे को क्या निकालना है? चार्ज निकालना है, यानी कि मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अगर लीनियर है तो उसके लिए मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर वॉल्यूम में है
तो वॉल्यूम के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, डी टाउ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि वॉल्यूम से। तो यदि प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालनी है डायरेक्शन में, वन डायमेंशनल में निकालनी है, तो वन डायमेंशनल में निकालने के लिए मैंने इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मेरे को पूरे स्पेस में निकालना होता, पूरे स्पेस का मतलब है यानी तीनों कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं, तो उस केस में मैं इसको मल्टीप्लाई करता डी टाउ से। डी टाउ का मतलब हो गया वॉल्यूम। तो ये ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपकी लीनियर जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वैसे काम करते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी प्रोबेबिलिटी। तो ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल लाइज इन वेरी स्मॉल इंटरवल dx, वेरी स्मॉल इंटरवल dx, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया, बिटवीन x टू x प्लस dx, x टू x प्लस dx एट टाइम t। ठीक है, इंटरवल क्या है, x टू x प्लस dx, यानी कि इंटरवल जब करोगे तो कितना बचेगा, dx ही बचेगा। तो उसी इंटरवल में हम निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद हमें रेंज दे दी, रेंज दे दी x1 से x2। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रेंज x1 एंड x2, रेंज x1 से x2 में अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, x1 टू x2 साई xt स्क्वायर dx, यानी कि कुछ नहीं किया, इसकी मैंने लिमिट लगा दी। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट टर्म हो गए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब जो यहाँ पर साई xt है या साई rt है, साई xt जब मैं लिख रहा हूं यानी कि वेव फंक्शन को मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूं, और जब मैं साई rt लिख रहा हूं तो इसका मतलब है मैं इसको 3 डायमेंशन के लिए लिख रहा हूं। तो ये जो साई xt मैं चूज कर रहा हूं, चाहे मैं साई rt चूज कर रहा हूं, ये हमें इस तरह से चूज करना है कि जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग पार्टिकल इन एंटायर स्पेस, प्रोबेबिलिटी जो है, जो उसको हम स्पेस में फाइंड आउट कर रहे हैं, शुड बी इक्वल टू यूनिटी। प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, यूनिटी होती है, ये हमने पढ़ा है। तो अगर एंटायर स्पेस की बात चल रही है, एंटायर स्पेस का मतलब हो गया कि जितना भी स्पेस में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी पॉइंट पे बात करें, तो टोटल जो समेशन है वो कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम सम कर रहे हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का मतलब है कि इस रेंज में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आएंगी उन सभी का सम कितना हो जाना चाहिए, 1। इनडायरेक्टली इस बात का मतलब ये है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन इक्वल्स टू कितना, 1। तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 भी होती है, ये हमें बहुत अच्छे से पता भी है। उसके बाद ये यहां पर ऑल स्पेस के लिए अगर मैं 3 डायमेंशन के लिए लिखूं तो x की जगह हो जाएगा r, और यहां पर dx लिखा था, dx की जगह d टाउ हो जाएगा, और यहां पर भी d टाउ हो जाएगा। और ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन बनी है, इस कंडीशन को हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन भी कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। यदि एक वेव फंक्शन को उसके ही ट्रांसपोज कंजुगेट से, है ना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट या ट्रांसपोज कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा एक पूरे स्पेस में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए और हमें वैल्यू मिले 1 सेम वेव के लिए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब यहां पर जो ये वेव है और ये है, इसी का ट्रांसपोज है, यानी कि दोनों सेम वेव के लिए है। फिर एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनलिटी ऑफ वेव फंक्शन। हमारे पास दो अलग अलग वेव हैं, एक है साई एम और एक है साई एन। तो अब यदि मैं एक वेव को ऐसा कैसा लिख दूं साई एन, और दूसरे वाले का मैं ट्रांसपोज कंजुगेट कर दूं, और फिर उनके लिए मैं क्या निकालने की कोशिश करूं, प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूं इंटायर स्पेस में, तो वो आएगी 0, क्योंकि दोनों वेव्स जो हैं वो अब अलग अलग हैं। यहां m इज नॉट इक्वल्स टू n है। ऐसा ही मैं इसके लिए भी लिख सकता था कि यहां पर मैं लिख दूं साई m और यहां पर लिख दूं साई n का ट्रांसपोज कंजुगेट, तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। अब ये जो है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि यदि किसी पार्टिकल के पास दो स्टेट हैं, एक है साई m और साई n, दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हैं, तो अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कि अगर एक पार्टिकल के पास दो वेव हैं साई m और साई n, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यदि साई m एग्जिस्ट कर रहा है तो साई n एग्जिस्ट नहीं करेगा, और साई n एग्जिस्ट कर रहा है तो साई m एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ठीक उसी तरह से है कि जिस तरह से आपकी क्लास चल रही है, आपकी क्लास के जो टाइमिंग्स है, मतलब ये जो क्लास है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की है, और इसके बाद जो आपकी क्लास है मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास होनी है, तो दोनों में से एक ही क्लास एक टाइम पर होगी, दोनों एक साथ नहीं चलेंगी। तो यहां पर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि दोनों में से साइमल्टेनियसली दो जो इवेंट्स है वो हो रहे हैं, दोनों में से एक टाइम पर एक ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन का मतलब है इन दोनों को मिला दिया गया, दोनों को मिला दिया गया। हमारे पास दो वेव्स हैं, एक साई m है और साई n है। तो साई m और साई n, यदि m और n अलग अलग हैं तो उस केस में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जब मैं इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो ये क्या वैल्यू देगा, 0 देगा, जो कि हमने
किस कंडीशन में पढ़ा, ऑर्थोगोनल में। तो ये किस कंडीशन को बताएगा, ये बताएगा ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को। ये किसको बताएगा, ऑर्थोगोनल। और यदि m और n इक्वल हो गए, m और n इक्वल हो गए तो ये हो जाएगा नॉर्मलाइज। तो कुल मिलाकर जो ये वाली कंडीशन है ऑर्थोनॉर्मलिटी, इसमें दोनों को मिला दिया गया, मतलब दोनों बातों को एक ही जगह लिखकर बता दिया गया ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन में। यदि m और n इक्वल हो जाते हैं देन उस केस में ये नॉर्मलाइज है, और m और n इक्वल नहीं होते उस केस में ऑर्थोगोनल है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहां पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये साई m स्टार x, और ये हो गया साई n x dx, और इसको आपने क्रॉनिकल डेल्टा के फॉर्म में लिख दिया, क्रॉनिकल डेल्टा। यदि m इक्वल्स टू n हो गया तो डेल mn की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1, और m इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू n है तो डेल mn की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसको आपने कैसे फॉर्म में लिख दिया, आपने इसको क्रॉनिकल डेल्टा के फॉर्म में लिख दिया है। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन को। ठीक, अब हमने बात की कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है। अब जो वेव फंक्शन है वो दो तरह से हमें मिल सकता है। एक कंडीशन है कि नॉन नॉर्मलाइज है। नॉन नॉर्मलाइज है का मतलब उसका जो इंटीग्रेशन हमने किया वो 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो यदि वो नॉन नॉर्मलाइज है तो उस केस में उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। यदि वेव फंक्शन नॉन नॉर्मलाइज है तो उस केस में उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। और यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो उस केस में उसकी यूनिट होगी ही होगी। अब यहां पर तीन तरह से वेव फंक्शन को लिखा जा सकता है। 1 डायमेंशन में उसको डिफाइन किया जा सकता है, 2 डायमेंशन में उसको डिफाइन किया जा सकता है, और 3 डायमेंशन में उसको डिफाइन किया जा सकता है। तो अगर मैं 1 डायमेंशन की बात करूं, किसकी बात करूं, 1 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन में लिखने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि साई एक्स टी के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी कर सकते हैं, या उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साई एम और साई एन अन डी एक्स। बात उसका मतलब एक ही है। अब वो नॉर्मलाइज है तो नॉर्मलाइज की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कोई यूनिट है नहीं, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, यूनिटलेस। क्या लिखा जाएगा, यूनिटलेस। यानी कि साई स्क्वायर डीएक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, यूनिटलेस। यूनिटलेस हो गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यूनिट ऑफ साई स्क्वायर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ 1 अपॉन डीएक्स। 1 अपॉन डीएक्स जो है वो क्या बन रहा है, लेंथ बन रहा है। ये क्या बन रहा है, लेंथ बन रहा है। यानी कि साई स्क्वायर की जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 1 अपॉन डिस्टेंस या 1 अपॉन लेंथ। यानी कि अगर मैं सिर्फ साई वेव फंक्शन की यूनिट बताना चाहूं, ये वेव फंक्शन कौन सा है, नॉर्मलाइज है। तो 1 डायमेंशन में जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है उसकी यूनिट क्या आएगी, 1 अपॉन रूट एल। 1 अपॉन रूट एल, 1 अपॉन रूट एल का मतलब हो गया डायमेंशन की यूनिट। अगर आप मीटर में लिख रहे हो तो यहां पर ये यूनिट बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, एल पावर -2। वो क्या बन जाएगी, एल पावर -2। इसी तरह से सेकंड डायमेंशन में आपके पास 2 डायमेंशन आ गई, तो एक हो गया dx और एक हो गया dy। ये 1 के इक्वल होगा। तो अब यूनिट ऑफ साई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर dx है और dy है, 2 डिस्टेंस हो गई तो ये हो गया डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहां से यूनिट ऑफ साई इक्वल्स टू हो जाएगी 1 अपॉन एल। तो यहां पर 1 अपॉन एल का मतलब कितना हो गया, एल की पावर -1। इसी तरह से 3 डायमेंशन स्पेस में निकालेंगे। 3 डायमेंशन स्पेस में यहां पर साई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन डिस्टेंस पावर 3, और साई की जो यूनिट है वो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन डिस्टेंस पावर 3/2, यानी कि एल पावर -3/2, ये इसकी यूनिट हो गई। तो ये बहुत आसानी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए 3 डायमेंशन में उसकी यूनिट क्या होती है, या इनमें से कौन सा सही है यूनिट के लिए। एक 2 डायमेंशन के केस में उसके लिए यूनिट क्या होती है, और 1 डायमेंशन के केस में यूनिट क्या होती है। यदि वेव फंक्शन नॉन नॉर्मलाइज है तो उसकी यूनिट क्या होगी। ये बहुत ही इजीली आपसे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले एक बात मैं बता देता हूं आपको, यहां पे बता देता हूं। हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक रेंज में पढ़ा। वो फॉर्मूला क्या था कि अगर मेरे को x1 से x2 के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस केस में मैं जो वेव फंक्शन है उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करूंगा, मॉड का स्क्वायर करूंगा, और उसको अगर वो 1 डायमेंशन है तो dx, और अगर वो पूरे स्पेस में है तो d टाउ करके लिख दूंगा। वो तब तक वैलिड है जब हम नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, मतलब हमें नहीं पता है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। उस केस में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो पहले वाला फॉर्मूला है, यानी कि x1 to x2 साई एक्स टी स्क्वायर dx, और उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई एक्स टी स्क्वायर dx। अब देखो ये पैरामीटर दोनों टर्म्स सेम है, सिर्फ इंटीग्रल लिमिट जो है वो चेंज हो रही है। जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसमें जो लिमिट्स लग रही हैं वो हमें गिवन रेंज है जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जो
नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन जो हम चेक करते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट यानी कि होल स्पेस में वो, और अगर नॉर्मलाइज है तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी बन जाती है, 1 बन जाती है, इसलिए फिर इसको हम लगाते नहीं है, फिर इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो जब नॉर्मलाइज होगा तो सीधा सीधा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें लिखा होगा कि एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सीधा सीधा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमें नहीं लिखा है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, मतलब आपको ऐसा लिख के दे दिया कि वेव फंक्शन है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली इस रेंज में, तो फिर उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लें। चलिए कुछ क्वेश्चन करें। आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज, वेव फंक्शन डिफाइंड है, रेंज कितनी दे रखी है 0 से L, और उसके अलावा इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल लाइज बिटवीन 0 टू L/2। अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं लिख दूं, कहां से कहां तक मेरे को रेंज में, किस रेंज में फाइंड आउट करना है, 0 से L/2। तो इसका मैं स्क्वायर करके लिख दूं सीधा, है ना, तो स्क्वायर करके लिख दूंगा तो सीधा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई x अपॉन L और dx ना, सीधा स्क्वायर करके लिख दिया। मैं करूंगा तो भाई साई और उसका साई का कंजुगेट लेना होता है। कंजुगेट में इंपैक्ट तब पड़ता है जब यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर कोई इमेजिनरी पार्ट होता, मान लो ये ऐसा होता आयोटा साइन पाई एक्स अपॉन एल, तो जब मैं इसका कंजुगेट लिखता तो वो दूसरा वाला बनता माइनस आयोटा, है ना। अब यहाँ पर तो ये रियल क्वांटिटी लिखी हुई तो डायरेक्ट मैंने स्क्वायर करके इसका लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद होल स्पेस के लिए, होल स्पेस का मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और फिर इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल और इंटू डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई करें उसके पहले मैं पहले नीचे वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेता हूं, यानी कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो इसको मैंने लिखा 0 से L/2, ये हो गया साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल और डी एक्स। एंड देन उसके बाद इसको मैंने जो वेव फंक्शन है, यहाँ पर जो स्पेस है होल स्पेस, उसको मैं ब्रेक कर लूंगा। ब्रेक कैसे कर लूंगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 1 मैंने बना लिया, और फिर उसमें ये वेव फंक्शन हो गया साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। हाँ जी, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कहां से कहां तक, 0 से L रेंज में, 0 से L रेंज में साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ये हो जाएगा L और डी एक्स। एंड देन उसके बाद इसकी जो रेंज बनेगी वो कितनी बनेगी, L से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक, और वो कितना बनेगा साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल और डी एक्स। अच्छा, अब ये जो 0 से L में ही फंक्शन डिफाइन है, उसके अलावा इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी 0, और जो लास्ट वाली वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी 0। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिखेगा हमें, वो कुछ ऐसा दिखेगा 0 से L/2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, और अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो हो जाएगी 0 से L, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल और डी एक्स। तो इसके लिए मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है। साइन स्क्वायर पाई एक्स को आप चेंज कर लो किसमें, cos 2x में। cos 2x में कैसे चेंज करोगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है cos 2x इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, cos 2x अपॉन 2। तो ये ऐसे में हमें कुछ वैल्यू लिखनी है, तो इसकी वैल्यू मैं इसकी तरह लिखना चाहूं तो यहाँ पर ऊपर भी आएगा 1/2, और ये बनेगा 0 से L/2, और ये बन जाएगा 1 माइनस यहाँ पर cos 2 पाई एक्स, तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन एल और डी एक्स। एंड देन उसके बाद ये नीचे वाला जो टर्म है यहाँ पर ये लगा देता हूँ, ये डिनोमिनेटर वाला है, डिनोमिनेटर में भी सेम बनेगा 1/2, और ये 0 से L, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos 2 पाई एक्स अपॉन एल, और ये हो गया डी एक्स। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन में मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई है वो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आप 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, उसकी लिमिट लग जाएगी, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x, उसकी लिमिट लग जाएगी यहाँ 0 से L/2। उसके बाद cos 2 पाई जो cos 2 पाई एक्स अपॉन एल का करोगे तो ये बनेगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड भी हो जाएगा किससे, 2 पाई अपॉन एल से। तो इसमें भी लिमिट लगा दोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से L/2। सेम कहानी कहाँ पर हो जाएगी, डिनोमिनेटर में, यानी कि x, और ये हो जाएगा 0 से L, और यहाँ पर भी ये क्या बनेगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, और ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन एल, और लिमिट जो लग जाएगी 0 से L। फिर इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा L/2 माइनस 0 अपॉन L माइनस 0, तो ये बन गया L अपॉन 2, और ये हो गया L, तो ये आंसर आ गया आपके पास 1/2। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इज डिफाइंड एज, यहाँ पर 0 से a में और उसके बाद अलावा 0 है ना। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन है ये वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन क्या लिखा हुआ है, वेव फंक्शन लिखा हुआ है साइन पाई एक्स अपॉन ए, और ये लिखा है ई पावर आयोटा ओमेगा टी। अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैं ले लेता हूं, है ना, ट्रांसपोज कंजुगेट। तो इसका ट्रांसपोज कंजुगेट क्या बनेगा, वो बनेगा साइन पाई एक्स अपॉन ए, और ये बनेगा ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। अब आपको क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, साई स्टार को किससे, साई से। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर बनेगा ई पावर आयोटा ओमेगा प्लस का, और यहां पर बनेगा माइनस का, और ये दोनों आपस में स्क्वायर में आ जाएंगे, साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए। तो ये खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर आपके पास वो कुछ सेम सा बन जाएगा। आपके पास जो साई स्क्वायर है उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए रह जाएगी। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी जब आप लिखोगे तो कहां से कहां तक किस रेंज में निकालनी है, ए बाय 4 से, और किस रेंज में, 3a/4 में। तो अब यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ई पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस आयोटा, ये तो खत्म हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर, ये हो गया पाई एक्स अपॉन ए, और ये हो गया डी एक्स। और इसको पूरी रेंज में करना है, तो पूरी रेंज में वैसे ही करोगे, माइनस इनफाइनाइट से एक बार कहां तक करोगे, ए तक, है ना। फिर कहां से कहां तक करोगे, ए माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए तक, फिर माइनस ए से लेकर कहां तक डिफाइन कर, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, फिर कहां से कहां तक करोगे, 0 से ए तक, फिर कहां से कहां तक करोगे, ए से और प्लस इनफाइनाइट तक। तो वो माइनस इनफाइनाइट से 0 वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज में 0 है। सिमिलरली 0 से ए से लेकर प्लस इनफाइनाइट वाला 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा कौन सा, आपके पास बचेगा 0 से और ए वाला। 0 से ए वाले में क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सेम वैसा ही होगा जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यानी कि इसका मैं इंटीग्रेशन करने जाता हूं, मैं डायरेक्ट वो वैल्यू लिख रहा हूं जो हमारे पास कॉस वाली वैल्यू बनेगी। तो इसका इंटीग्रेशन मैं जब करने जाता हूं तो यहां लिखा जाएगा a/4, ये लिखा जाएगा 3a/4, ये बनेगा 1 माइनस कॉस, और यहां पर कितना लिखा हुआ है, पाई एक्स अपॉन ए है, तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन ए, 2 पाई एक्स अपॉन ए, ये हो गया dx। और फिर जो दूसरी लिमिट लगेगी वो लगेगी 0 से और a तक, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए, और ये हो गया dx। सॉल्व करो इसको। तो पहले केस में जब इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 का, तो 1 के लिए यहां पर लिमिट लग जाएगी a/4 टू 3a/4, और ये जो वैल्यू है ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा a अपॉन 2 पाई, और यहां पर ये बनेगा साइन, तो साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए, और इसकी लिमिट कितनी आ गई, इसकी लिमिट आ गई a/4 से और 3a/4। इसी तरह से डिनोमिनेटर में चेंज होगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ये x, और इसकी जो लिमिट लगेगी वो 0 से a, ये कितना हो जाएगा a अपॉन 2 पाई, और यहां से ये बनेगा कितना, साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0 से a, ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 से a। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। तो जब सॉल्व करोगे तो ये साइन 3π/2 बनेगा, और यहां पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी a/2 माइनस, ये बनेगा a अपॉन 2 पाई, ये बनेगा साइन 3π/2 माइनस साइन π/2, एंड जो डिनोमिनेटर है उसमें वैल्यू आएगी a माइनस a अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू बनेगी साइन 2 पाई और माइनस साइन 0, ठीक है, माइनस साइन 0। ये सिंप्लीफाई होगा तो आंसर आएगा 1/2 माइनस 1/2 पाई और माइनस 2 रहेगा। ओवरऑल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/पाई, तो ओवरऑल आंसर आ गया 0.82। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.82 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। अब मैं आगे के क्वेश्चंस आपको कराऊं उसके पहले मैं कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला बता देता हूं आपको गामा फंक्शन के, जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको इस फार्मूला को मैंने बताया था। गामा फंक्शन में यदि हमारे पास कोई फंक्शन है e पावर माइनस अल्फा एक्स एंड डी एक्स, तो उसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फॉर्मूला है, वो क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन अल्फा n प्लस 1, और इसको हम गामा के फॉर्म में लिखें तो गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1 अपॉन अल्फा, अल्फा ये वाला अल्फा की पावर n प्लस 1, और ये कब वैलिड है, जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यदि ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा हुआ है, यहां पर माइनस एक्स है, अल्फा ये माइनस एक्स, n माइनस 1 है, क्या है, n माइनस 1 है, तो यहां पर ये जो इसका रिजल्ट है वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा फैक्टोरियल गामा n,
गामा एन को आप कैसे लिख सकते हो, इसको n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। इस केस में जो हमारे पास n-1 है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। फिर यही फॉर्मूला तीसरा, इसका वेरिएंट क्या है, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है। अब क्या है, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एक्स एन डी एक्स, यहां पर x था, यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो यहां क्या चेंज होगा, यहां पर बनेगा n+1/2 है ना, ये बनेगा n+1/2, यानी कि ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा n+1/2, ये हो गया 2, ये 2 जो है यहां पर ये पावर का 2 है तो ये 2 आ गया, और अल्फा अल्फा n+1/2 और अल्फा ग्रेटर देन 0। फिर अगर ये फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा हो, e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स dx, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा एक्सपोनेंशियल बीटा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा, एक्सपोनेंशियल बीटा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अगर आपको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे रिजल्ट्स हमें काफी बार देखने को मिलेंगे और इनको अगर हम फिर इंटीग्रेट करने बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ा लेंथी सवाल हो जाएगा, उसको सॉल्व कर पाना, ये सॉल्व करने का इतना टाइम हमें मिलेगा नहीं एग्जाम में। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो उसके बाद इवन और ऑड फंक्शन का आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। यदि कोई फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है -a से a में, और यदि ये जो फंक्शन fx है ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का मतलब यदि जो फंक्शन है उसमें x की जगह में -x सब्स्टिट्यूट कर दूं तो भी मेरे को सेम वैल्यू मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर x स्क्वायर है, x स्क्वायर में मैं -x स्क्वायर लिखूं तो भी मेरे को सेम कहानी मिलेगी, तो ये कहलाएगा इवन फंक्शन। तो अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो ये लिमिट मैं चेंज कर सकता हूं, यहां पर आ जाएगा 2 आगे, ये हो जाएगा 0 से a fx dx। और यदि फंक्शन इवन नहीं है, मान लो x लिखा हुआ है, x की जगह मैं -x लिख दूंगा तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यदि फंक्शन इवन नहीं है तो उसको हम कहेंगे ऑड फंक्शन, और अगर फंक्शन ऑड बन गया और -a से a तक उसको इंटीग्रेट किया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनको आप याद रखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। अब सॉल्व करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें बोला गया है उसमें बोला गया है 2 वेव फंक्शन है। द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोजिशन स्पेस इज गिवन बाय साई एक्स ए एक्सपोनेंशियल -x स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आयोटा k नॉट x, वेयर a कैपिटल A और k नॉट आर कांस्टेंट। इफ p1 and p2 are the probabilities of finding the particle lies between a to a plus da, a to a plus da and 2a to 2a plus da, 2a to 2a plus da respectively, find the ratio p1 by p2। यहां पर जो रेंज दे रखी है a to a plus da है ना, a to a plus da, तो यहां जो रेंज ले जाएंगे हम कहां से कहां तक ले जाएंगे, 0 से a तक, यानी कि इसकी मिडिल वैल्यू पर, और यहां कहां से कहां तक ले जाएंगे, 0 से 2a पर। तो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी p1 अपॉन p2, इसका रेशो निकालना है। तो इसका रेशो कैसे निकालेंगे, यहां पर इसका जब हमें रेशो निकालना है तो साई स्क्वायर एक्स हमें करना पड़ेगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा साई स्क्वायर एक्स। तो मैं पहले उसकी वैल्यू लिख लेता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले हमारे पास है ये साई एक्स, तो इसको मैंने सिंपल करके लिख लिया एक्सपोनेंशियल ए, ये वाला ए तो रहेगा ही, तो मैंने लिख लिया ए, और ये ई पावर ये बनेगा -x स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और प्लस आयोटा k नॉट x, और इसका ट्रांसपोज कंजुगेट या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो इसका बनेगा वो बनेगा a ई पावर, यहां पर रहेगा -x स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस आयोटा k नॉट x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ यानी कि साई स्टार x इक्वल्स टू साई, तो यहां पर ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये तो बन गया a स्क्वायर, और फिर ये जो है बेस ये ऐड होंगे, ये होगा ई पावर, ये हो जाएगा -2x स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और जो आयोटा वाले टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वेव फंक्शन का हमने स्क्वायर बना लिया, यानी कि मैंने बना लिया ये साई एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू बना ली। तो हमें प्रोबेबिलिटी का रेशो निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी का रेशो p1 अपॉन p2। अब ये बन गया साई एक्स स्क्वायर, और जो p1 वाली रेंज है वो कौन सी है, a वाली, तो यहां पर जो 0 से a तक इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, तो यहां पर x बराबर a हो जाएगा, और यहां पर नीचे जो है वो हो जाएगा साई एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 2a। अच्छा, अब ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट होंगे, यहां जो रेंज बन रही है, इंटरवल बन रहा है a टू a प्लस डी, इनका डिफरेंस निकालोगे तो d आएगा, सिमिलरली इसका डिफरेंस भी निकालोगे d आएगा, तो जो इंटीग्रेशन जो लगेगा वो dA और ये dA।
अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई है ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो मैं एक बार लिख देता हूँ 0 से ए और ए स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये डी ए तक, और जो डिनोमिनेटर में है वो होगा 0 से 2a और ये ए स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये भी डी ए। तो यहाँ से ए स्क्वायर जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे, ये ए स्क्वायर काट दो, इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में बनेगा ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज आएगा। ठीक है, फिर जो मल्टीपल में -1 अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो लिमिट लगा दोगे आप कहाँ से कहाँ तक लगा दोगे, 0 से ए तक। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा ई पावर, ये भी सेम बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बाद यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर और यहाँ लिमिट लगाओगे 0 से 2a। तो सिंप्लीफाई करोगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर वैल्यू डालोगे तो ये बनेगा ई पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ई पावर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ई पावर -1 और यहाँ पर नीचे बनेगा ई पावर -4। तो ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास ई पावर 3। हमें इसका जो आंसर चाहिए वो या हमें निकालना है वो आंसर कितना आ जाएगा, ई पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोजीशन स्पेस इज गिवन एज साई एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ए ई पावर माइनस मॉड एक्स में दिया हुआ है अपॉन ए ग्रेटर देन 0 एंड कांस्टेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल लाइज इन द रेंज दे रखी है पहले -a टू a, ये a है भाई, ये है a। तो रेंज कौन सी है, -a टू a। दूसरी रेंज प्रोबेबिलिटी आउटसाइड द रेंज ना, वो भी आउटसाइड द रेंज कौन सी है, -a टू a के। और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ b निकालना है। तो सबसे पहला पार्ट इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट अगर इसका हम सॉल्व करें तो पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं साई स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साई स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे यानी कि साई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी 1 अपॉन ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए। देन उसके बाद यहाँ पर ई पावर -2x अपॉन ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई पावर -2 मॉड एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक, -a टू a तक। तो सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ P1, ये हो जाएगा -a टू a, ये 1 अपॉन a आ गया बाहर, ये हो जाएगा ई पावर -2 मॉड एक्स है अपॉन a और ये dx। और ये पूरी रेंज में फुल स्पेस -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, 1 अपॉन a यहाँ पर भी बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा ई पावर -2 मॉड एक्स अपॉन a और ये हो गया dx। 1 अपॉन a से 1 अपॉन कैंसिल हो गया। ये फंक्शन इवन फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो फंक्शन इज इवन फंक्शन क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखते हो मॉड के अंदर -x रखोगे तो मॉड +x वैल्यू ही निकालेगा, क्योंकि जो मॉड है वो क्या वैल्यू देगा, -x भी क्या वैल्यू देगा, x ही वैल्यू देगा। तो ये इवन फंक्शन है यानी कि इसकी हम जो लिमिट्स है उसको चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, इसकी लिमिट्स को चेंज करके हम लिख सकते हैं। P1 हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 से a और ये हो जाएगा -2x अपॉन a dx और यहाँ जो वैल्यू होगी वो होगी 2 और ये कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से इनफाइनाइट और ये भी कितना हो जाएगा, -2x अपॉन a और dx। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, 2 से 2 तो पहली बात तो कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन जब करोगे तो इंटीग्रेशन में ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन a से डिवाइड होगा तो ये -a/2 ऊपर आएगा यहाँ पर, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा e पावर -2x अपॉन a और लिमिट जो लगेगी वो लगेगी 0 से और a तक। और सिमिलरली यहाँ भी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा हमारे पास -a/2 और ये बनेगा e पावर -2x अपॉन a और लिमिट जो लगेगी वो लगेगी 0 से इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट लिमिट लगेगी, a/2 से a/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर P1 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी e पावर -2a अपॉन a और एक बार बनेगा e पावर 0। इस तरह से यहाँ पर e पावर -इनफाइनाइट एक बनेगा और एक बनेगा -e पावर 0।
तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बनेगा e पावर -1, ये हो जाएगा 1 माइनस का, ये e पावर माइनस इनफाइनाइट वैल्यू देगा 0 और ये वैल्यू बनेगी -1। तो यहां से मैं इसको कैसे लिख लूंगा, यहां से ये e पावर -2 है, ये सॉरी -2 है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, जो कि प्रोबेबिलिटी हो गई पहले क्वेश्चन में जो हमें निकालना था -a से a की रेंज।